नमस्कार। आज हम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये कोई राजनीतिक पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। ये एक कोशिश है शासन और चुनाव के पीछे के विज्ञान को, उसके तंत्र को समझने की। तो चलिए साथ मिलकर आंकड़ों और जमीनी हकीकत की एक-एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि हसनपुर का जनादेश असल में हमें क्या बताता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हसनपुर से। लेकिन ये कहानी राजनीति की गलियों से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों, उनकी उम्मीदों और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों से शुरू होती है। क्योंकि किसी भी चुनावी फैसले को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह की मिट्टी को, वहाँ के लोगों की आवाज को समझना बेहद जरूरी है। कच्ची सड़कें, बार बार जाती हुई बिजली और नौजवानों के लिए काम की कमी यानी बेरोजगारी, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जिनके साथ हसनपुर का हर इंसान रोज जीता है। और यही वो चुनौतियां हैं जो तय करती हैं कि जनता का भरोसा किस पर टिकेगा। इन सच्चाइयों को समझे बिना हम नतीजों की पहेली को कभी सुलझा ही नहीं सकते। तो इस विश्लेषण में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम सबसे पहले हसनपुर के लोगों की नब्ज टटोलेंगे, फिर हम चुनावी गणित के मैदान में उतरेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि फैसले के पीछे के असली कारण क्या थे, उम्मीदवार की भूमिका को जानेंगे और आखिर में एक बेहतर शासन के लिए क्या खाका हो सकता है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पे चलते हैं, हसनपुर की नब्ज। क्योंकि एक सीधी सी बात है, सारी राजनीति स्थानीय ही होती है। चुनाव बड़े बड़े राष्ट्रीय नारों से ज्यादा गली, मोहल्ले और गांव की असली समस्याओं पर लड़े और जीते जाते हैं। यहां देखिए, मतदाताओं की जो शिकायतें हैं उनका पूरा सार इन मुद्दों में छिपा है। सड़कें और संपर्क के साधन, खेती और सिंचाई की समस्याएं और हाँ, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी चिंताएं हैं। सोचिए, एक किसान के लिए टूटी सड़क का मतलब है फसल का बाजार तक सही समय पर न पहुंचना। स्थानीय स्तर पर फैले भ्रष्टाचार का मतलब है आम आदमी का हक मारा जाना। इन सभी मुद्दों का सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके आत्मसम्मान पर पड़ता है। अच्छा, तो अब हम लोगों की भावनाओं और समस्याओं की जमीन से चुनावी गणित के ठोस मैदान की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि चुनाव में जज्बात जितने जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी वोटों की गिनती भी है। 2022 के चुनाव में 73.84% मतदान हुआ। ये एक बहुत ऊंचा आंकड़ा है और ये हमें बताता है कि हसनपुर के मतदाता कितने सजग और सक्रिय थे। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग घर से निकलकर वोट देते हैं, तो इसका एक ही मतलब है, वो या तो कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं या फिर मौजूदा व्यवस्था पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं। और ये है 2022 में जीत और हार का अंतर, 22,382 वोट। ये संख्या विपक्ष के लिए एक चुनौती का पैमाना है। ये अंतर बताता है कि फासला बड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसे भरा ना जा सके। रणनीति यहीं से शुरू होती है। अब हसनपुर की सामाजिक बनावट को देखिए। ये चुनावी समीकरण में एक और अहम परत जोड़ती है। यहाँ लगभग 69.3% हिंदू और 30.3% मुस्लिम आबादी है। और इसमें भी ओबीसी और अनुसूचित जाति की एक बड़ी संख्या है, जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने की ताकत रखती है। 2022 के नतीजों पर एक नजर डालिए। बीजेपी को 44.67% वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 36.35%। यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि बीजेपी विरोधी वोट सपा और बसपा के बीच बंट गया। अगर सपा को जीतना है तो उसे लगभग 4% वोट स्विंग की जरूरत है, जो विपक्ष के वोटों को एकजुट करने पर ही संभव लगता है। हसनपुर का राजनीतिक इतिहास देखें तो ये बहुत ही अस्थिर रहा है। यहाँ के मतदाताओं ने किसी एक पार्टी पर बहुत लंबे समय तक भरोसा नहीं जताया। कभी सपा, कभी बसपा, फिर सपा और अब बीजेपी। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है जहां हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है। तो अब हम विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से में हैं। आखिर 2022 में जो हुआ वो क्यों हुआ, नतीजा ऐसा क्यों आया? इसे समझने के लिए हमें उन बाहरी ताकतों को देखना होगा जो पर्दे के पीछे से मतदाताओं के फैसलों पर असर डालती हैं। यहां एक तरफ पार्टी की अपनी अंदरूनी चुनौतियां थीं, तो दूसरी तरफ बाहर का माहौल बहुत मजबूत था। सोचिए, एक तरफ 2022 की हार के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला थोड़ा कम था और दूसरी तरफ राज्य में एक मजबूत सरकार थी, सरकार की योजनाएं थीं और धार्मिक ध्रुवीकरण का भी एक बड़ा खतरा था। अक्सर स्थानीय चुनाव बड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस माहौल को पेस्टेल फ्रेमवर्क से और बेहतर समझ सकते हैं। राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व की राष्ट्रीय विचारधारा का प्रभाव था।
आर्थिक मोर्चे पर महंगाई और खेती से जुड़ी परेशानियां थीं और तकनीकी रूप से एक मजबूत सोशल मीडिया मशीनरी भी काम कर रही थी। ऐसे में जब सामाजिक ताना-बाना नाजुक हो, यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य जैसे कि जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि हम ध्रुवीकरण करने वाली बातों पर सवाल करें और तथ्यों पर ध्यान दें। चलिए अब उस एक कारक पर ध्यान देते हैं जो हर चुनाव में बहुत मायने रखता है, और वो है उम्मीदवार खुद। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का विश्लेषण करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका मजबूत गुर्जर और ओबीसी वोट बेस और जमीन से उनका जुड़ाव। लेकिन उनकी कमजोरी है उन पर लगे आपराधिक मामले और उनकी एक विवादास्पद छवि। इससे एक ट्रस्ट डेफिसिट यानी भरोसे की कमी पैदा होती है। ये एक रॉबिनहुड जैसी छवि है जिसके दो पहलू हैं। ये कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचती है तो कुछ को खुद से दूर भी कर देती है। मैं भ्रष्ट विधायक को लूटूंगा, उम्मीदवार का यह बयान उनके टकराव भरे अंदाज को साफ दिखाता है। अब देखिए, इस तरह की भाषा उनके कट्टर समर्थकों में तो जोश भर सकती है, लेकिन क्या ये एक बड़े तबके का एक तटस्थ वोटर का विश्वास जीतने में मदद करती है? यह सवाल किसी भी उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ा होता है। तो अभी तक हमने समस्याओं को समझा, उनके कारणों का विश्लेषण किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब चुनौतियों से निपटने और मतदाताओं का भरोसा वापस जीतने के लिए एक कारगर रणनीति क्या हो सकती है। ये है चतुर्मुख सिद्धांत, यानी एक 4 आयामी रणनीति। पहला, चुनावी कार्यवाही। दूसरा, संगठनात्मक ताकत। तीसरा, नैरेटिव यानी कहानी पर नियंत्रण। और चौथा, संसाधनों का सही प्रबंधन। ये सिद्धांत सीधे सीधे उन चुनौतियों का जवाब देने के लिए है जिन्हें हमने पहले देखा था, चाहे वो बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना हो या फिर विकास और न्याय की एक नई कहानी लोगों तक पहुंचानी हो। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए यह है 90 दिनों का एक रोड मैप। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों को सुनना और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना। अगले 30 दिन घर घर जाकर संपर्क करना और अपने संदेश को एक नरम और साफ लहजे में लोगों तक पहुंचाना। और आखिरी 30 दिन पूरे अभियान में ताकत झोंक देना। यह दिखाता है कि कैसे एक अभियान शांत जमीनी काम से शुरू होकर एक बड़े आंदोलन में बदल सकता है। आज के जमाने में डिजिटल रणनीति के बिना कोई भी चुनाव अधूरा है। व्हाट्सएप अभियान चलाना, सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखना और सबसे जरूरी गलत सूचनाओं का तुरंत खंडन करना। और यहीं पर भारत के डेटा संरक्षण कानून के तहत मतदाताओं की निजता और सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी हो जाता है। मतदाताओं से जुड़ना जरूरी है, लेकिन नैतिक तरीके से। उनकी निजी जानकारी का सम्मान करना किसी भी अभियान की विश्वसनीयता की नींव है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। आगे का रास्ता क्या है, सबसे बड़ी रणनीतिक जरूरतें क्या हैं और एक जन केंद्रित यानी लोगों को समर्पित नेतृत्व के लिए क्या अवसर मौजूद हैं। और अंत में मैं आपके सामने ये एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या शासन के लिए बनाया गया एक डेटा पर आधारित खाका ध्रुवीकरण और जनता के विश्वास में आई कमी जैसी गहरी चुनौतियों से पार पा सकता है? इस सवाल का जवाब शायद भविष्य ही देगा, लेकिन ये सवाल आज की राजनीति की सबसे बड़ी पहेली जरूर है। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 404 1672 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।